नमस्कार। आज बात करेंगे सरकारों के कथनी और करनी के अंतर के बारे में और ख़ास करके मोदी सरकार के बारे में, क्योंकि इस समय मोदी सरकार सत्ता में है। सरकार कहती है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, यानी कि एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना के रखो, भीड़ भाड़ मत लगाओ, समय समय पर हाथ साबुन से धोना ज़रूरी है और अगर साबुन और पानी की व्यवस्था नहीं है तो सैनिटाइज़र प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कोरोना के आने से सैनिटाइज़र का प्रयोग भारत में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, लेकिन सरकार वो सब कार्य इसके विपरीत ही करती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रैली करना, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाना। अगर किसी रैली में 50,000 लोग आ गए तो प्रयास होता है कि अगली रैली में 1 लाख से 1.5 लाख की भीड़ जुटनी चाहिए। अब समझ में नहीं आता कि जिस भीड़ में 1 लाख से 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा और कोरोना से कैसे बचा जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। यह कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव था। बिहार में बड़ी बड़ी रैलियों का तमाशा देखने को मिला था। चुनाव हो गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता। बिहार के चुनाव में बदला तो कुछ नहीं, पर नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी अवश्य बन गई है। मैं क्यों बोला बिहार में कुछ बदला नहीं? क्योंकि नीतीश चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं। उसी तरह से तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता पहले भी थे और अभी भी हैं। ये तेजस्वी यादव के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा है ये तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार में बदला तो सिर्फ एक चीज़ है कि नीतीश कुमार पहले सुशासन का दम अपने दम पर भरते थे, लेकिन अब उनको दम इस तरह से फूल गया है कि उनको दम लेने के लिए भी बीजेपी की तरफ देखना पड़ता है। अब दूसरा बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। यहाँ पर कोई बोलता है कि हमारी रैली में 5 लाख की भीड़ थी, तो बंगाल में नए पहलवानों के सहारे बीजेपी ताल ठोकते हुए 10 लाख की भीड़ जुटाने की बात कर रही है। तो यक्ष प्रश्न यह है कि जिस ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट और कांग्रेस की साझा रैली हुई, उसमें 4-5 लाख भीड़ का अनुमान लगाया गया था। अब 7 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री की रैली थी, इससे कुछ लोग रैली नहीं महारैली का नाम देने में लगे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यदि ब्रिगेड की साइज़ 2-3 गुना बड़ी होती तो भी यहाँ पे लोग आराम से नहीं आ सकते थे। तो अब प्रधानमंत्री के मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हुआ, यह एक सोचने की बात है। ब्रिगेड परेड मैदान इतना बड़ा है कि इसमें फुटबॉल और क्रिकेट की स्टेडियम है। ईडन गार्डन स्टेडियम इसी ग्राउंड का हिस्सा है। अच्छा, आप कभी इस बात पर गौर किए हैं कि कभी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साल भर 2 साल के लिए टाल दिया जाए? अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चुनाव टाइम पे करा ही लेते हैं। लेकिन यदि किसी राज्य या केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाए कि सरकारी पद कितने खाली हैं और इसका कब तक भरा जाएगा, तो इसकी समय सीमा तय करने में ही सरकारें अपना पूरा कार्यकाल निकाल देती हैं। जबकि आज की बेरोजगारी दर 6.53% है। यहाँ पे एक पाई चार्ट के माध्यम से कुछ विशेष राज्यों का ये दर्शाया गया है बेरोजगारी दर। किसी विभाग में ना तो भर्ती प्रक्रिया समय पर चालू होती और ना ही भर्ती होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही राज्य सरकारों के पास लाखों लाख पद खाली पड़े हैं, जिसमें सभी ग्रुप की भर्तियां हैं, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। और केंद्र के पास भी रिक्त पदों की कोई कमी नहीं है, लेकिन रोजगार देने की मंशा किसी सरकार की नहीं होती है। जब चुनाव जितना बड़ा काम समय पर पूरा कराया जा सकता है, तो भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं? यदि खाली पड़े पदों के बिना सरकारों का कार्य चल सकता है, तो राज्यसभा के खाली होने वाले पदों को भरना क्यों जरूरी है? भाई, लोकसभा में तो जब 543 मेंबर हैं, तो यदि किसी का निधन हो जाए या कोई रिजाइन कर दे तो चुनाव कराकर उसको भरने की क्या आवश्यकता होती है? हालांकि 2020 में जिन 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है, नहीं तो इनकी संख्या 545 होती थी। ऐसा नहीं है कि हम इसके खिलाफ हैं, पर हाँ, हम सरकारों के दोहरे रवैयों के खिलाफ जरूर हैं। अब जब प्रधानमंत्री की रैली ब्रिगेड मैदान में 7 मार्च को हुई,
तो कोरोना वायरस से लोग कैसे बचे? क्या इन पार्टियों के झंडे बैनर में कोई एंटी कोरोना दवा लगी होती है? यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं तो सरकारों को इस दोहरे रवैये से बचना चाहिए। सरकार की मंशा देखिए, सरकार बोलती है अगर सभी ट्रेनों को सामान्य कर दिया जाएगा पहले की तरह तो फिर से कोरोना फैल जाएगा या इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन सरकारें रैली करना, भीड़ जुटाना ये सब जारी रखी हुई हैं, इससे कोरोना नहीं फैल रहा है। किसी भी देश की हालात को समझने के लिए उस देश की चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा का आकलन किया जाता है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पुलिस के हजारों लाखों पद खाली न पड़े हों, और ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी ना हो। क्या आपको ऐसा कोई राज्य दिखता है जहां पर चाहे प्राइमरी का स्कूल हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, या इंटरमीडिएट कॉलेज हो, या महाविद्यालय हो, कहीं भी चले जाइए हर जगह शिक्षकों का अभाव है, अर्थात शिक्षकों की रिक्त पद खाली पड़े हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार आंख बंद करके पड़ी है। अब बताइए, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है, या कोई लेजिस्लेटिव मेंबर जाता है, अर्थात एमएलए जाता है? नहीं, यदि जाएगा तो एम्स जैसे चुने हुए 2-4 हॉस्पिटल में ही ये लोग जाते हैं। बाकी सरकारी अस्पतालों में तो गरीब आदमी जाता है या मध्यम वर्गीय लोग ही जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी कमी है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो चिकित्सा एक देश की बड़ा मुद्दा है। अभी कोरोना काल आ गया था तो इसमें सरकार की पोल खुलती नज़र आ गई कि ना तो लोगों को हॉस्पिटल मिल रहा है, ना तो लोगों को बेड मिल रहा है, ना तो लोगों के अच्छे से इलाज हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। हालांकि भारत में केवल एलोपैथी ही चिकित्सा का एक माध्यम नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद भी एक चिकित्सा का बड़ा माध्यम है। इसके माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियों को जड़ से निदान किया जा सकता है। भारत में कोरोना को रोकने के लिए आयुर्वेद ने बड़ा काम किया है। योग के माध्यम से भी चिकित्सा संभव है। इसमें बाबा रामदेव का बड़ी भूमिका रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा का। किसी भी राज्य में चले जाओ, पुलिस बल की भारी कमी है। पुलिस को ना तो सरकारें सशक्त करती हैं और ना ही स्वस्थ करती हैं। जब पुलिस से अधिक आधुनिक हथियार चोर, गुंडों, लुटेरों के पास रहेगा तो पुलिस की कार्यक्षमता में विकास कैसे होगा? सरकारें आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, समझ से परे है। तो जब शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के प्रति सरकारें संवेदनशील नहीं हैं तो और क्या उम्मीद की जा सकती है? अब किसी भी देश को किस तरह के थ्रेड होते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं। क्राइम है ये किसी भी देश में गृह मंत्री का सब्जेक्ट होता है। हालांकि राज्य सरकारें के पास अपनी पुलिस होती है, अपनी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। फाइनेंशियल थ्रेट क्या है? किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। और साइबर एंड डेटा थ्रेट ऐसा है कि इसकी भी स्थिति आज के डेट में भारत में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। अक्रॉस द बॉर्डर के पार से जो थ्रेड्स हैं, जैसे आतंकवादियों का घुस जाना, ये सब उसके थ्रेड के अंदर आते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं पेंशन के बारे में। यदि कोई एमपी, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या फिर वो लोकसभा का मेंबर हो, और चाहे वो एमएलए हो, विधानसभा का मेंबर हो या फिर विधान परिषद का, यदि यह चुनकर सदन में एक दिन के लिए कार्य कर लेता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलना तय हो जाता है। और पेंशन के साथ बहुत सारे भत्ते जुड़े होते हैं। और दूसरी नौकरी पेशा लोगों को जो ज़िंदगी भर यानी 30 से 35 सालों तक काम करने के बाद भी, पूरी ज़िंदगी खपा देने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिलती है। इन्हीं सरकारों ने इस तरह के कानून बनाकर आम नौकरी पेशा लोगों से पेंशन का हक छीन लिया है। एक बार जब इन्हीं सांसदों, विधायकों, जो कि 1 दिन से लेकर 1 महीने, 6 महीने, 1 साल तक की सेवा देने वाले मेंबरों को आजीवन पेंशन दिए जाने पर जब लोक प्रहरी नामक संस्था ने याचिका डालकर एक गाइडलाइन बनाने की मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय से सवाल करते हुए पूछा कि इस पर गाइडलाइन क्यों नहीं बननी चाहिए। तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि पार्लियामेंटेरियन के पेंशन और भत्ते के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ कार्यपालिका को है, यानी सदन को है। इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जबकि 82% सांसद करोड़पति हैं।
आपको यह भी बताते चलें कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन से लेकर 5 साल तक के लिए मेंबर रहता है तो उसको 25,000 प्रति मंथ यानी हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलती है। और मान लीजिए कि वो 5 साल से अधिक दिनों तक मेंबर रहता है तो पेंशन में 2,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से जोड़ा जाता है। उसी तरह एक दिन से 5 साल तक के विधायकों को 15,000 प्रति मंथ पेंशन और 5 साल से अधिक दिनों तक मेंबर रहता है तो प्रतिवर्ष उसके पेंशन में 1,500 अलग से जुड़ता है। लेकिन पेंशन और भत्ते अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, जबकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर भी लगभग 50% करोड़पति हैं। वर्तमान सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से सांसदों के खाने से सब्सिडी हटाकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश दिया है, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसे और निर्णय लिए जाएंगे। यहाँ पर 2 बिल है, एक नया और एक पुराना, इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं।